तो बिहार में सियासी हलचल, वहां से आ रही है बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। अटकलें यह है कि वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। साथ ही उनकी बेटी ने ट्वीट किया है लालू यादव की। उसने कहा कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। बताया जाता है कि वो सिंगापुर में रहती हैं और वहां से उनका ये ट्वीट है। एक तरीके से ये तस्वीर को साफ करता है कि एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ छुड़ाकर अब एक बार फिर लौट रहे हैं महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये सारी तस्वीरें अभी तक जो हैं वो 3 बैठकें चल रही हैं। तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के कोटे से, उनके घर भी बैठक हो रही है। एक बैठक तेजस्वी यादव के घर हो रही है जहां लेफ्ट के और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद हैं, और एक बैठक नीतीश कुमार अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ ले रहे हैं। ये रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं, उनका ट्वीट है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। तो साफ एक तरीके से संकेत ये दिया है इस ट्वीट के जरिए कि आरजेडी के साथ जेडीयू सरकार बनाने जा रही है। 2020 में चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन अब एक बार फिर 2013 की तरह नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नर हाउस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। खबर है कि नीतीश कुमार कुछ देर में यहां पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता मनीष कुमार भी वहां पर मौजूद हैं जो पल पल की खबर वहां से दे रहे हैं और साथ ही इन सारे घटनाक्रम का विश्लेषण भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ, कब हुआ, जो घट रहा है उसके पीछे की वजह कौन है, नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने के लिए उन्होंने किन वजहों को चुना है, या वो आकर सामने बताएंगे कि आखिर ऐसा फैसला उन्होंने क्यों किया जब एक सरकार उनकी गठबंधन की बिहार में चल रही थी। ऐसे में यह भी देखना होगा कि जो नई सरकार अगर बनती है, और जो खबर है अभी वो हम आपको ताजा खबर बता देते हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार का ये की तरफ से हम आपको बता दें कि उनके इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार, ये खबर आ रही है। बिहार में गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार ने कहा अब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी उन अटकलों पर अब लगी है मुहर। अब साफ हो गया है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार नहीं रही, यानी ये गठबंधन अब अपनी आखिरी सांसें लेते हुए टूट गया है। नीतीश कुमार ने मीटिंग में बताया कि ये गठबंधन अब नहीं रहा है। विधायकों के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार ने उनके सामने यह ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये गठबंधन जो बीजेपी और जेडीयू का था, जो 2020 में सरकार बनने के बाद से लगातार बिहार में सत्ता जिनकी चल रही थी, वो अब खत्म हो गया है। तो एक बार फिर से 2013 में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। अब एक बार फिर वो बीजेपी से दूर निकल गए हैं और ये गठबंधन टूटने की घोषणा उन्होंने विधायकों के साथ बैठक में की है। तो अभी की बड़ी खबर, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में जो सरकार गठबंधन की थी जिसमें जेडीयू और बीजेपी शामिल थे, उस गठबंधन के टूटने की घोषणा उन्होंने आखिरकार कर दी है। अभी की जो ऑफिशियल खबर है वो ये, जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो समीकरण बन रहे थे, जो तस्वीरें सामने आ रही थी जिससे लग रहा था कि ये गठबंधन अब खत्म होने वाला है, वो अब साफ हो गया है। अब उस पर मुहर लग गई है। नीतीश कुमार ने विधायकों के सामने उस बैठक में कहा कि बिहार में अब ये गठबंधन अस्तित्व में नहीं रहा। वो राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देने जा रहे हैं। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, और अखिलेश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी अब उस पर मुहर लगा। नीतीश कुमार ने विधायकों के साथ बैठक में कहा कि अब यह गठबंधन अस्तित्व में नहीं रहा।
निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने औपचारिक घोषणा कर दी कि वो ना केवल ये गठबंधन खत्म हो गया बल्कि वो इस्तीफा भी देंगे और जो जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी उस पर मुहर लग गई। लेकिन पहले उन्होंने अपने भाषण में पार्टी के नेताओं को, जो भी विधायक थे, सांसद थे, उनको पूरे विस्तार से बताया कि किस प्रकार से बीजेपी उनको खत्म करने की पूरी योजना पर काम कर रही थी। कई सारे साक्ष्य दिए, सब कुछ उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने उनके एक तरह से सहमति ली। उसके बाद इस बारे में विधिवत घोषणा की गई। सारिक, लेकिन मनीष, क्या राज्यपाल से समय ले लिया गया है? राज्यपाल से समय मिल चुका है और किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे, किस तरह से अब नई सरकार बनेगी? क्योंकि यह बात भी कही जा रही थी कि नीतीश कुमार कहेंगे कि जो बीजेपी के मंत्री हैं उनसे इस्तीफा ले लिया जाए और उनकी जगह भर दी जाए, या फिर अब नए सिरे से पूरा सरकार का गठन किया जाएगा। अखिलेश, यहाँ पे उनको आवाज नहीं जा रही थी। हम अब आप यहाँ मौजूद हैं तो आपसे बात करते हैं। क्या वजह रही कि बीजेपी से दामन छुड़ाकर नीतीश आगे निकल गए? देखिए, नीतीश कुमार की जो शिकायतों की फेहरिस्त है जी, वो काफी लंबी है। यह फेहरिस्त जो है 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू होकर के 2020 के विधानसभा चुनाव से तक की है। और 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान को बीजेपी ने बढ़ावा दिया, उसे लेकर के शिकायत उनकी रही है। उन्हें हमेशा यह संदेह रहा कि चिराग पासवान अपने दम पर नहीं चीजें कर रहे थे, बल्कि पीछे से बीजेपी का पूरा समर्थन चिराग पासवान को था। इसीलिए यह बात उनकी शिकायत की लिस्ट में सबसे पहले रही है। इसके बाद मुद्दे एक के बाद एक बढ़ते गए। वो चाहे मोदी सरकार में यहां मंत्रियों को शामिल करने का सवाल हो, या फिर बिहार में जो उनका अपना गठबंधन की सरकार थी वहां पर मंत्रियों को शामिल करने का सवाल हो, दोनों ही जगह उन्हें लगा कि बीजेपी उनकी नहीं सुन रही है। और जिस भूमिका की वो तलाश कर रहे थे, जिस भूमिका में हमेशा रहते आए हैं, वो है बड़े भाई की भूमिका बिहार में। और उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से उनकी सीटें कम हुई, चाहे बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया हो सीटें कम होने के बावजूद, लेकिन फिर भी बीजेपी यही चाहती रही कि जैसा वो कहेगी वैसा ही नीतीश कुमार को करना होगा। और यही कारण है कि एक के बाद एक ऐसे मुद्दे जो हैं वो जुड़ते गए। हालांकि यहां बीजेपी नेता शारिक ये सवाल पूछते हैं कि अगर उन्हें शिकायत थी चिराग पासवान वाले मुद्दे पर, तो उन्होंने तभी 2020 में क्यों इस बात को नहीं उठाया, क्यों वो तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए? तभी वो कहते थे कि आपने चिराग पासवान को आगे बढ़ाया और इस कारण जो हमारी सीटें कम रह गई, तो इसलिए हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। तब उन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? यहां पे अखिलेश, एक सवाल ये था कि अभी हम हेमंत जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जो हैं वो नए एकनाथ शिंदे साबित होते। ऑपरेशन लोटस की तैयारी थी, क्योंकि कई विधायकों ने ऑडियो क्लिप्स भी सुनाए, तो नीतीश कुमार को यह भी डर था कि कहीं उनकी हालत उद्धव ठाकरे वाली ना हो जाए। देखिए, ये बात जरूर जेडीयू की ओर से कही गई है, लेकिन जहां मेरी बीजेपी से नेताओं से यहां बात हुई, उन्होंने कहा कि हर राज्य की स्क्रिप्ट अलग अलग होती है। जो महाराष्ट्र का फार्मूला है, जरूरी नहीं कि आप वो बिहार में लागू करें, या जो कर्नाटक में किया था उसको आपने महाराष्ट्र में नहीं किया। कर्नाटक में तो आपने इस्तीफे दिलवाए थे ऑपरेशन लोटस के तहत। महाराष्ट्र में दूसरा फार्मूला अपनाया गया, बिहार में हो सकता है कोई तीसरा फार्मूला अपनाया जाता। लेकिन ये कहना, डर था नीतीश को? नहीं, ये डर तो हमेशा से उनको रहा। लेकिन जो शिंदे के साथ किया गया, क्या आरसीपी सिंह और शिंदे की तुलना हो सकती है? आरसीपी सिंह जब गए हैं, उनके साथ कोई भी एक विधायक, किसी की आवाज कहीं से उठी है जेडीयू में भीतर से, उनके साथ कोई है पार्टी के भीतर, तो शिंदे की तुलना आरसीपी से करना सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, वैसे आप जेडीयू को नहीं तोड़ सकते थे। यहां पर आपको कम से कम 30 विधायक चाहिए जेडीयू को तोड़ने के लिए। 30 में से आधे तो आपके मंत्री हैं, तो मंत्री जो है वो ऑलरेडी जो मंत्री है वो क्यों छोड़ करके जाएगा? तो इसलिए ये फार्मूला यहां पर नहीं चलता। तो ये कहना गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को कुछ कहा हो, लेकिन आप देखिए अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, दोनों ही चुनाव में नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन किया। तो अगर उन्हें कोई शिकायत होती तो वो शायद तब भी बोल सकते थे, और बीजेपी ने कहीं अपनी ओर से इस तरह कोशिश नहीं की थी विधायकों को तोड़ने के लिए। ये एक लंबा खेल है, बीजेपी के लिए लंबा खेल है। और जिस तरह से बीजेपी को इस बात का आकलन पहले से था कि नीतीश कुमार ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, इसलिए बीजेपी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है। अभी हाल में जो तमाम 7 मोर्चे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चे, 7 मोर्चों की 3 दिन की बैठक पटना में हुई, और जिसमें अमित शाह भी गए, जिसमें जेपी नड्डा भी गए, और वहां पर बोल करके आए। हम वहां कह भी दिया कि अरुण सिंह जो बीजेपी के महासचिव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम अगला लोकसभा चुनाव, अगला विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन नड्डा साहब ये भी कह गए कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं, उनको खत्म किया जाए। उसके बारे में यह कहा गया है, सफाई दी गई कि शायद उनका जो है स्लिप ऑफ टंग है,
क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बना रखी। पूर्वोत्तर में तो आप देखिए बीजेपी ने कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल किया हुआ है। तो ये शायद एक स्लिप ऑफ टंग था, और जिसको जेडीयू ने मुद्दा बनाया वो भी 15 दिन बाद, 10 दिन बाद मुद्दा बनाया। यहां पे एक सवाल और था अखिलेश कि कहा यह जा रहा है, जब हम मनीष से भी बात कर रहे थे, कि उनका यह कहना था कि ये सारा इसके पीछे की जो ब्लेम होना चाहिए वो गृह मंत्री अमित शाह पे हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो कद्दावर नेता थे उन्हें किनारे किया गया, उनकी जगह पे उन नेताओं को, तारकिशोर प्रसाद हमारे शहर से आते हैं एमएलए, वो कभी मंत्री नहीं बने, वो डिप्टी सीएम बन गए। कहा यह गया कि ऐसे नेताओं को बैठाया गया और उन नेताओं को खुली छूट दे दी गई, जिसकी वजह से नीतीश का जो एक कंफर्ट था सरकार चलाने में, जिस कंफर्ट की तलाश में वो जेडीयू आरजेडी के साथ थे और वहां से छोड़कर बीजेपी में लौटे थे, वही स्थिति उनकी फिर से हो गई थी। एक सीधे मतलब इस सवाल को अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कि सुशील मोदी को क्यों किनारे किया गया? जी जी बिल्कुल। मतलब यही है कि सुशील मोदी को किनारे करके तारकिशोर प्रसाद को, रेणुका देवी को क्यों लेकर के आए, यही सवाल है। और इस सवाल के पीछे बीजेपी के नेता लगातार कारण देते रहे कि जिस तरह सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे इतने साल तक, बहुत अच्छी टीम थी दोनों की, जी जी, उसे लेकर के बाकी बीजेपी के नेताओं में काफी असंतोष था। उन्हें लगता था कि सुशील मोदी जो हैं वो बीजेपी के हितों को दरकिनार करके जो नीतीश कुमार कहते हैं वैसा ही करते हैं। तो इसलिए ये मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से रही थी कि सुशील मोदी को या तो समझाया जाए या फिर उन्हें किनारे किया जाए, तो यही किया गया। अच्छा, ऐसा होता है कि बिहार जैसा राज्य जो है, इतना बड़ा राज्य है, उसमें बीजेपी चाहे 2015 में अपने बूते पर सत्ता में आने की कोशिश कर चुकी हो, हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिहार का मॉडल, यूपी का मॉडल बिहार में आप नहीं चला सकते। हिंदुत्व की बात आप चाहे करें, लेकिन बिहार में राजनीति अलग तरह से होती है। तो ये कोशिश करके बीजेपी देख चुकी है। अच्छा, बीजेपी पर यह बात भी लगती है कि आपने लीडरशिप जो है वो डेवलप नहीं की। क्यों? क्योंकि आप हमेशा नीतीश कुमार की साया में रहे, छाया में रहे। अच्छा, लेकिन इस पे बीजेपी नेता ये कहते हैं कि लीडरशिप डेवलप नहीं की जाती है, लीडरशिप निकल करके आती है। तो बिहार में बीजेपी के साथ ये समस्या रही है कि उनका कोई लीडर उस तरह का बन नहीं पाया है नीतीश के तुलना में। इसीलिए बाराती कोई हो लेकिन दूल्हा नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये आप देख लीजिए पिछले 20 साल का इतिहास। यहां पे अखिलेश एक सवाल और है कि आज महाराष्ट्र में वो मंत्री पद का शपथ हुआ, जो बीजेपी के मंत्री बने उस पर यह छाप दिखी कि 2024 फोकस है, और उस मंत्रिमंडल के गठन में वो तस्वीर साफ नजर आती है। 2019 की भी अगर बात करें, आप कह रहे थे 2019 से नाराजगी है, अपनी जीती हुई बहुत सारी सीटें देकर बराबरी की सीट पे करीब करीब जेडीयू के साथ वो चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी प्राथमिकता लोकसभा का चुनाव है, केंद्र की सत्ता है। यहां पर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार से 40 सीटें आती हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े प्रदेशों में से एक है। ऐसे में नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री या अमित शाह हो, उनके लिए राज्य की सत्ता उतनी अहमियत नहीं रखती जितना 2024 का आने वाला चुनाव रखता होगा। क्या उसके लिए एक झटका है, वो एक डेंट डालेगा क्या? देखिए, कुछ हद तक तो डेंट होगा, क्योंकि जब सामने एक महागठबंधन होगा जिसमें हो सकता है कि सीटों के बंटवारों को लेकर दिक्कत हो, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सीटों का बंटवारा यहां पर हुआ 2019 में, आधे आधे को लेकर के बहुत खींचतान चली। बिल्कुल। तो 17 ही होंगी, क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई वाला वही चक्कर जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का था वही बिहार में रहा। तो फार्मूला ये बनाया गया कि 17 लड़ लें और बाकी जो है वो चिराग पासवान को दे दी जाए। तो हुआ यही था, और सारी सीटें एक को छोड़ करके जीते भी। 2024 को लेकर भी बीजेपी का आकलन ये है कि हम, ठीक है, नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सीटें तो बढ़ेंगी ना। 17 थी, अगर आप 40 की 40 पर लड़ोगे, चिराग पासवान के साथ तालमेल कर लेंगे, हो सकता है जीतन राम मांझी या कोई दूसरे ऐसी छोटी पार्टियां भी साथ में आ जाएं, तो सीटें तो बढ़ेंगी। इनका ये लगता है कि सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन अब बीजेपी की बिहार को लेकर राजनीति अलग तरह की होगी। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टी की तरह बर्ताव नहीं करना है बिहार में, तो राष्ट्रीय पार्टी की तरह ही बर्ताव करेंगे। लेकिन हाँ, अब यह जरूर होगा कि अगले 2 साल में बिहार बहुत फोकस में रहेगा, क्योंकि आप वहां देख लीजिए कि बीजेपी का ध्यान अब बिहार पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसके वहां पे चीजें साबित करनी होंगी। मनीष है, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मनीष, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि आपने जानकारी दी है कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को, सांसदों को कह दिया है कि यह गठबंधन टूट रहा है। राज्यपाल से वो समय मांगा है उन्होंने मिलने के लिए, शायद 4 बजे वो मिलने जाएं भी। तो अब गठन के लेकर के क्या होने जा रहा है? क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा लेकर के उनकी जगह भरेंगे? देखिए, जो बीजेपी के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के घर के बगल में ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का घर है, वहां पर सब जमे हुए हैं। उनका कहना था कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, कि इस्तीफा देंगे या नीतीश के द्वारा बर्खास्त किए जाने का
इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर जब आप बर्खास्त किए जाते हैं तो पब्लिक में जाके आप एक उसी के आधार पर कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसा कि 2013 में किया था। तो उनका कहना था कि पहले क्रिया होने दीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया आएगी। दूसरी बात यह है कि अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प है। तो पार्टी में जो नेता मौजूद थे उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि इस्तीफा देंगे, लेकिन थोड़े से इस्तीफे की खबर को इसलिए मैं अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि गवर्नर के साथ तो मिलना तय है, साथ में तेजस्वी यादव भी होंगे और गठबंधन के अन्य साथी भी होंगे। तो क्या बिहार में दो तरह का टेम्पलेट है। 2013 में जब बीजेपी के साथ उन्होंने संबंध तोड़ा था, और अखिलेश, अगर आपको याद हो, उस समय 119 विधायकों की संख्या उनके पास थी, तो उस समय बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर उन्होंने कहा था कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, और उस समय आरजेडी ने सपोर्ट किया था। उनको 2 ही 3 बहुमत के आंकड़ा के लिए 2 ही 3 विधायकों की जरूरत थी। दूसरी बात यह है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है पूरा कैबिनेट डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि आपको किसी को बर्खास्त करने की या किसी से इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं होती, और फिर नए सरकार के गठन की प्रक्रिया होती है। तो लेकिन नए सरकार का गठन में 2017 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस समय राज्यपाल भी बीजेपी के थे, बीजेपी के साथ सरकार बनानी थी, तो सब कुछ आनंद फानन में हो गया था। इस बार डर यह है, आशंका यह है कि अगर उन्होंने कुछ उसमें पेच लगा दिया, हालांकि जो विधायकों की संख्या है 160 का आंकड़ा है, वैसे में पेच की कोई बात नहीं होती है। राज्यपाल खुद भी जो है कई सारे विश्वविद्यालय के घोटाले में जो ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है उसमें खुद भी जांच के घेरे में रहे हैं। उनके कई करीबियों से पूछताछ हो चुकी है, वारंट ऑफ अरेस्ट भी निकला है, रेड भी हुआ था। तो ये सब कुछ ऐसा मामला है, थोड़ा सा मामला पेचीदा है, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के सूत्र बता रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब वो इस्तीफा देने जाएंगे तो साथ ही साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सारे जो सहयोगी दल हैं उनका लेटर ऑफ सपोर्ट और उनके नेताओं को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि आरजेडी के विधायक और कांग्रेस के विधायक उनके घोषणा की इंतजार कर रहे थे। अब से कुछ देर के बाद वो जनता दल यूनाइटेड की जहां बैठक चल रही है उस बैठक में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं।